जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना दोस्त मुकेश निगम चंद्र आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग पिछली क्लासेस में जो दो पिछली क्लासेस हुई हैं वो इंट्रोडक्शन की थी और आज भी हमारी इंट्रोडक्शन की ही क्लास होगी। और आज की क्लास में हम लोग सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, पिछले दो क्लासेस में हमने आपको ये बताया कि जो भारतीय इतिहास है इसको लिखने के लिए दो प्रकार के स्रोत हमारे हिस्टोरियन के पास थे। एक था पुरातात्विक और दूसरा था साहित्यिक, यानी आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। ये दो सोर्सेस थे जिनके बेस पे हमारे हिस्टोरियन ने, इतिहासकारों ने इतिहास को लिखा था। ठीक है, इसमें से हम लोग पुरातात्विक के बारे में बात कर चुके हैं। पुरातात्विक के बारे में बात कर चुके हैं और कल की क्लास में हम लोग साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने नेटिव पढ़ा और नेटिव में भी हम लोग धार्मिक स्रोतों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नॉन रिलीजियस यानी गैर धार्मिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। गैर धार्मिक स्रोत के बारे में यानी नॉन रिलीजियस सोर्सेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। नॉन रिलीजियस सोर्सेस यानी ऐसी किताबें, ऐसी बुक्स जिसमें जो लिखी तो गई थी और उससे इतिहास में बहुत चीजें आई, लेकिन उसमें कोई धार्मिक बातें नहीं थी। उसमें यह बताया गया कि उस समय का समाज कैसा था, व्यवस्थाएं कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी, लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले नॉन रिलीजियस यानी गैर धार्मिक में सबसे नंबर एक पे एक किताब आती है बेटा, एक बुक आती है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये बहुत बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र बेटा, ये अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य, ये अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य भी है और इनका एक नाम और विष्णु गुप्ता भी है। विष्णु गुप्त भी है। ठीक, अर्थशास्त्र मौर्य काल में लिखी गई और इस बुक में मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में बात की गई। किस तरह से मौर्य काल का राजनीतिक जीवन था, कैसे लोग, राजा कैसा व्यवहार करता था, इस और क्या क्या चीजें होती हैं जो राजा को करनी चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा। ठीक, यानी मौर्य काल में कैसी राजनीति थी, राजनीति व्यवस्था कैसी थी, इसकी पूरी चर्चा कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मिलती है। ठीक है, ये बुक हमें ये बताती है कि आखिर मौर्य काल में किस प्रकार से लोग, राजा व्यवहार कर रहा था। ठीक, इसके बाद एक और बुक आती है बेटा, एक बुक है मुद्रा राक्षस जी की, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त जी की। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ये बुक बेटा विशाख दत्त जी की है, विशाखा दत्त, विशाख दत्त जी की है। इस बहुत बार हमारे एग्जामिनेशन में इस बुक का जिक्र होता है और पूछा जाता है कि आखिर ये जो किताब है विशाख दत्त द्वारा लिखी गई किताब कौन सी है, या जो ये बुक मुद्रा राक्षस है ये किसने लिखी है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि मुद्रा राक्षस विशाख दत्त जी के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे आर्यभट्ट साहब ने कुछ बुक्स लिखी, आर्यभट्टियम, 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 ये बेटा आर्यभट्ट के द्वारा लिखी बुक है, आर्यभट्ट जी के द्वारा लिखी गई बुक है। ठीक, इन सभी बुकों का बहुत योगदान रहा है हमारे इतिहास में। इनसे बहुत सी ऐसी जानकारियां मिली हैं जो इतिहासकारों ने इतिहास लिखते समय जिनको प्रयोग में लाया।
जिनका प्रयोग किया। ठीक, इसके अलावा एक और ऐसी बुक है जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है। एक एक बुक है बेटा, एक किताब है जिसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र, पंचतंत्र। ये बार बार पूछा गया है कि ये बताइए पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है। पंचतंत्र के राइटर कौन है, किसने इस किताब को लिखा है। तो बेटा ध्यान देना, रिटन बाय विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, ये बेटा विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई किताब है, विष्णु शर्मा। और ये बार बार पूछी जाती है एग्जामिनेशन में कि बताइए पंचतंत्र के राइटर कौन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है कि पंचतंत्र जो बुक है ये विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा और भी बहुत सी बुक है जो हर्षवर्धन साहब ने लिखी। तो देखते हैं और किताबें देख लेते हैं कुछ। ये सारी की सारी नॉन रिलीजियस थी, नॉन रिलीजियस यानी गैर धार्मिक थी। इनमें धर्म की कोई बातें नहीं थी, लेकिन उस समय का समाज कैसा था इन सब बातों में चर्चा की गई है। तो हर्षवर्धन जी ने 3 किताबें लिखी थी। एक थी नागानंद, नागानंद, प्रिय दर्शिका, और एक और रत्नावली। रत्नावली, ये 3 किताबें थी जो कि हर्षवर्धन जी के द्वारा लिखी गई थी। हर्षवर्धन, नागानंद, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये 3 किताबें ऐसी थी जो हर्षवर्धन जी द्वारा लिखी गई। इन किताबों के माध्यम से ही हमें ये पता चला कि हर्षवर्धन कहाँ पे राज कर रहे थे, उनकी क्या स्थितियां थी, किस तरह से उन्होंने अपनी बहन की रक्षा की और कैसे उनके संरक्षक बन के हमेशा काम करते रहे हर्षवर्धन साहब। तो ये सारी जानकारी हमें हर्षवर्धन जी की किताब, इन तीनों किताब से मिलती है। ठीक, इसके बाद बेटा कुछ और राइटर हुए, जैसे कालिदास। कालिदास जी ने 7 किताबें लिखी थी। ठीक है, वो 7 की सातों किताबें नॉन रिलीजियस थी, गैर धार्मिक बुक्स थी, लेकिन उन किताबों में उस समय के समाज का वर्णन मिलता है। ठीक, लिख लीजिए बेटा कालिदास की बुक्स ऑफ कालिदास। जितनी भी कालिदास की बुक्स थी 7 किताबें थी बेटा। जब मैं कालिदास के बारे में पढ़ूंगा या पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तब उस समय हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे। यानी बुक्स ऑफ कालिदास, कालिदास की किताब है। जितनी भी किताबें या पुस्तकें कालिदास जी ने लिखी है, ये सभी की सभी गैर 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 धार्मिक है, गैर धार्मिक है। टोटल इन्होंने 7 किताबें लिखी हैं, जैसे ऋतु संहारम, कुमार संभव, मेघदूत आदि। इस तरह की 7 किताबें कालिदास जी ने लिखी है और 7 की सातों हमारी गैर धार्मिक किताबों में आती है। उसके बाद कुछ किताबें और हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपने एक बुक का नाम सुना होगा, रास तरंगिणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल दीजिएगा। रास तरंगिणी, रास तरंगिणी, ये बेटा कल्हड़ के द्वारा लिखी गई बुक है। ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई बुक है। और इसमें है क्या, ये बेटा हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है। इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इसमें बेटा कश्मीर का इतिहास है, इस बुक में कश्मीर का इतिहास है।
अब देखिए आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि पहले तो हमें ये बताइए कि राज तरंगिणी लिखी किसने है, वो आपको बताना होगा। फिर एक क्वेश्चन और आपसे बनेगा कि ये बताइए कि ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर यानी कश्मीर का इतिहास किस किताब में है। वो कौन सी किताब है, वो कौन सी पुस्तक है जिसमें कश्मीर के इतिहास की चर्चा है, जिसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। तो आपको बताना होगा राज तरंगिणी। ठीक है। इसके अलावा एक बुक और इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुना होगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। बेटा ये चंद बरदाई जी की पुस्तक है। ये चंद बरदाई जी के द्वारा लिखी गई किताब है। ये जितनी किताबें मैं लिखा रहा हूं ये सब बेटा कभी ना कभी आपसे पूछा गया है, किसी ना किसी एग्जामिनेशन में ये आया हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा अपने। एक एक चीज जो मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं बेटा, ये ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको बनाइए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, इसको बार बार पढ़िए। और यकीन मानिए ये जो मैं आज तीसरी क्लास है मेरी, और जो मैंने टोटली ये 3 क्लास ले लूंगा इंट्रोडक्शन की, इनमें से बेटा 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मेरी पूरी कोशिश वो है कि ऐसी चीजें, ऐसी बुक्स हो गए या मॉन्यूमेंट्स के बारे में जो कुछ पूछता है वो सब मैंने इस पूरे इंट्रोडक्शन क्लास में डाल दिया है। इसीलिए आपका आपका ये काम है, आपका ये होमवर्क है कि इसको बहुत कायदे से पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। ठीक। अब देखिए यहां से और भी बहुत सी किताबें हैं, तो हम सबके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। जब हम इनकी डायनेस्टीज को देखेंगे, जब इनके वंश में आएंगे, तो जिस वंश में जो बुक लिखी गई होगी उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक। तो कुल मिला के ये हमारा साहित्यिक स्रोत में जो देसी था, नेटिव सोर्सेस थे, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेटिव में हमने पहले क्या पढ़ा, धार्मिक यानी रिलीजियस, और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, गैर धार्मिक। तो इन सभी चीजों को, इन सभी जो मैं बता रहा हूं उनको प्रॉपर तरीके से लिखना है और आपको बार बार इसको पढ़ना है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बेटा ये हमारा नेटिव हो गया। नेटिव के बाद अब आएगा फॉरेन यानी विदेशी। विदेशी विदेशी स्रोत। बेटा विदेशी स्रोत कैसे बनेगा, तो विदेशी स्रोतों में वो सारी बुक्स आएंगी जो यहाँ पे फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे, विदेशी यात्री आए थे। जब वो हमारे भारत में आए तो उन्होंने यहाँ के समाज को देखा, और यहाँ के समाज को देख के अपनी किताबों में यहाँ की जो भी सामाजिक स्थिति थी उस सब का वर्णन कर दिया। तो ये जो विदेशी यात्री थे, इन्होंने जो बुक्स लिखी, उन बुक्स से इतिहासकारों को बहुत मदद मिली। इतिहासकारों ने इन बुक्स के अनुसार बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हिस्ट्री में डाली। तो सबसे पहले मैं एक नाम लिखता हूं यहां पे, मेगस्थनीज साहब का। सबसे पहले मेगस्थनीज। मेगस्थनीज मेगस्थनीज भारत आए मौर्य काल के दौरान, और इन्होंने एक किताब लिख दी जिसका नाम था इंडिका। ये बुक बार बार पूछी जाती है कि इंडिका किसने लिखी है। इन्होंने एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम था इंडिका। ठीक। मेगस्थनीज साहब ने इंडिका लिखी, और इंडिका में ही बेटा, इंडिका में ही हमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य काल के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इंडिका से हमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय क्या व्यवस्थाएं थी, समाज कैसा था, कैसे राजा अपनी प्रजा को देखता था, क्या क्या बातें, ये सारी की सारी बातें हमें
इंडिका से मिली कि मौर्य काल में सामाजिक जीवन कैसा होता था। इसके बाद बेटा हमारे देश में इब्न बतूता साहब आए। एक और लिख लेते हैं, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने बेटा एक बुक लिखी, रहला। इस रहला से भी बहुत कुछ जानने को मिला और हमारे इतिहासकारों ने इससे भी इनके समय कैसी सामाजिक स्थितियां थी इसके बारे में इतिहास में वर्णित किया। इसके बेटा ये मोरक्को से आए थे, ये मोरक्को से आए थे, यानी अफ्रीका के थे ये अफ्रीका के थे। और ये मैगस्थनीज साहब ये ग्रीक थे, यूनान से आए हुए थे, ये यूनानी थे। इसके बाद हमारे देश में चीन से भी कुछ लोग आए, कुछ ट्रेवलर्स हमारे देश में चीन से आए, जिसमें सबसे पहला नाम आता है फाहियान साहब का। तो इसके बाद देख लेते हैं फाहियान। फाहियान फाहियान की बुक का नाम है फू क्यों की, या फो क्यों की भी हो सकता है, फू क्यों की। ये बेटा चाइनीज थे, चीन से आए हुए थे, ये चीनी थे। इसके साथ वेनसान, हेवेनसॉन्ग, वेनसान, इनकी बुक थी सी यू की, सी यू की। ये भी बेटा चाइना से आए हुए थे। ये सब यहाँ पे पढ़ने के लिए आए, और यहाँ पे जब आए तो इन्होंने यहाँ के बारे में देखा और अपनी किताबों में उसका वर्णन किया। तो उसी उन्हीं किताबों की वजह से, इन्हीं किताबों की मदद से हमारे हिस्टोरियन इतिहासकार को मदद मिली इतिहास लिखने में। ठीक, इसके अलावा और भी कई ट्रेवलर्स थे, जैसे अल बरूनी साहब आए। अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी ने एक बुक लिखी जिसका नाम था तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, या इसी को बेटा किताबुल हिंद बोलते हैं, किताब उल हिंद बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बार बार पूछा गया है कि बताओ किताबुल हिंद या तहकीक के हिंद के राइटर कौन है। लिख लो, तहकीक ए हिंद, या इसी को किताब उल हिंद भी बोला गया, किताबुल हिंद भी बोला गया। अल बरूनी पहले मुस्लिम थे जिन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया, जिन्होंने संस्कृत ग्रंथों को पढ़ा, यानी वो पहला मुस्लिम जिसने संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया। उसमें आपको अल बरूनी का नाम लिखना होगा। ये बार बार पूछा जाता है कि संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने वाला, संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था, पहला मुस्लिम कौन था। ठीक, तो आपको याद रखना है अल बरूनी साहब ने क्या किया, वो पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ था। ठीक है, इसके बाद और भी आए, जैसे एक फिरदौसी साहब आए। इसके बाद एक और लिख लीजिए, फिरदौसी।
फिरदौसी। इन्होंने शाहनामा लिखा। शाहनामा। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा। इन सभी किताबों की मदद से इन सभी किताबों की मदद से, यानी ये विदेशी किताबें थी, विदेशी राइटर्स की थी, इनकी मदद से हमें बहुत बहुत जानकारियां मिली, हमारे हिस्टोरियंस को बहुत सी जानकारियां मिली। और इन सब का वर्णन हमारे हिस्टोरियन ने इतिहास लिखते वक्त किया, हमारे इतिहासकारों ने इतिहास लिखते वक्त किया। ठीक। अब यहां पे हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि आखिर इतिहास लिखा कैसे गया, यानी सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हमने ये देख लिया कि आखिर इतिहास लिखने के क्या क्या स्रोत थे, इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग अब हम लोग प्रॉपर अपना हिस्ट्री के सिलेबस पे जाएंगे और प्राचीन से लगा के आधुनिक तक का इतिहास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। आज की क्लास हम लोग इतनी ही रखते हैं। और आप लोगों का एक काम है, जितना भी मैंने आपको इन 3 क्लासेस में पढ़ाया उसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, उसको बार बार पढ़िएगा। अगर किसी किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछेगा। ठीक। कहने का मतलब है बेटा प्रॉपर तरीके से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आने वाले समय में बहुत सी वैकेंसीज आने की उम्मीदें हैं, इसीलिए। और अगर आप पहले से तैयार रहेंगे तो उस समय आपको बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं होंगी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उनके पास अगर ऐसे वीडियोस पहुंच जाएंगे तो उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। इसीलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।